आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे पीजी सेमेस्टर 2 के लिए CC6 का क्या क्या इम्पोर्टेंस प्रश्न आपके लिए हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि यह जो पेपर है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का यह पेपर का नाम है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब होता है कि जो रिसर्च होते हैं, शोध जो होते हैं, उसका क्या क्या तरीका है, क्या उसकी प्रक्रिया होते हैं, शोध करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से गुजरने पड़ते हैं, ये सब विषय में आपको इसी के विषय में आपको पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको जानकारी होनी चाहिए और आप जानते भी होंगे, जैसे जो कोई भी स्टूडेंट्स पीजी करने के बाद वो पीएचडी करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक सिनॉप्सिस तैयार करना पड़ता है। सिनॉप्सिस को मतलब होता है शोध प्रारूप। आप जिस टॉपिक पर, जिस विषय वस्तु पर आप शोध करने जा रहे हैं उसका एक प्रारूप बनाना पड़ता है। प्रारूप में अपने आप टॉपिक के विषय में उसमें बात करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं और साहित्य अवलोकन करते हैं, लिटरेचर रिव्यू जिसको बोलते हैं। उसके बाद परिकल्पना आप तय करते हैं, शोध परिकल्पना जिसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। शोध का आपका उद्देश्य होता है ना, और इसका क्या मेथड आप यूज करेंगे शोध करने के लिए, उसमें होते हैं संभावित अध्याय होते हैं। और लास्ट में जो होता है वो होता है आपका बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची। डियर स्टूडेंट्स, ये जो शोध प्रारूप आप तैयार करें कि उसमें जो जो प्रोसेस आया, एक तो आपको शोध प्रारूप करने के लिए क्या क्या स्टेप होंगे इसको पूछा जा सकता है। साथ ही साथ साहित्य लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। जैसे आप जब शोध करने जा रहे हैं किसी विषय वस्तु पर, तो ऐसा है नहीं कि आप जो टॉपिक लिए हैं उस पर कोई अभी तक शोध नहीं किए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भले आपके टॉपिक से रिलेटेड लोग शोध किए हैं तो उसका रिव्यू करना पड़ेगा कि वो विषय वस्तु पर क्या क्या उन्होंने प्रकाश डाला और आप उसमें क्या प्रकाश डालने वाले हैं। तो इसी को बोलते हैं साहित्यिक अवलोकन, जिसमें आपको कुछ विषय वस्तु से जो अभी तक शोध हुए हैं उसके बारे में आपको बताने पड़ेंगे और उसमें क्या कमियां हैं जिसको आप अपने इस शोध के क्रम में पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सबसे पहला जो तरीका होता है शोध करने के लिए वो होता है विषय का चयन। आप शोध करने जा रहे हैं तो किस टॉपिक पर आप शोध करेंगे ये आपको चयन करना बहुत ज़रूरी है। आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया कि मैं इस टॉपिक पर शोध करूँगा, तो उसके बाद आता है शोध समस्या, यानी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आप क्या चीज़ उसमें ढूंढेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं शोध समस्या। और वही शोध समस्या का आप हल अपने शोध के क्रम में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम में। तो एक तो शोध प्रारूप क्या है आपको मैंने बताने का प्रयास किया बहुत संक्षिप्त ढंग से। नेक्स्ट जो है साहित्यिक अवलोकन क्या है, परिकल्पना से आप क्या समझते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है, आंकड़ों का संग्रहण। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि सपोज दैट मैंने टॉपिक डिसाइड कर लिया, अब क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे ना, डाटा का संग्रह करेंगे कि नहीं, कि मेरे टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से आंकड़े हैं, कहाँ से वो जुगाड़ होंगे, कहाँ से उनको हम खोजेंगे। तो अब डाटा कलेक्शन करते हैं।
कलेक्शन ऑफ डाटा, उसको बोलते हैं आंकड़ों का संग्रहण करना। किसके लिए? हमारी जो शोध समस्या है उसको हल करने के लिए। आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया, फिर उसका विश्लेषण करेंगे कि डाटा सारा तो सही है नहीं, उसका तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद जो उचित डाटा होगा उसको आप शामिल करेंगे अपने शोध के क्रम में। तो कलेक्शन ऑफ डाटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डाटा संग्रह करने का तरीका है, हो सकता है कुछ डाटा आप प्रश्नोत्तरी के द्वारा करेंगे, कुछ डाटा आप बुक्स से तैयार करेंगे, कुछ लाइब्रेरी में जाके करेंगे, कुछ डाटा को आप साक्षात्कार के माध्यम से भी आप संग्रहण करने का प्रयास करेंगे। ये सब संग्रह करने का तरीका है और इसको भी आपको अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है कि प्रश्नोत्तरी क्या होता है, साक्षात्कार क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको बढ़िया से पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, शोध का उद्देश्य। दिस इज़ वेरी सिंपल। आप जो शोध करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव रिसर्च का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको आप ढूंढने के लिए शोध कर रहे हैं, तो उसको आपको मेंशन कर देना है। संभावित अध्याय जो मैंने आपको चर्चा किया, तो वो शोध प्रारूप में आपको लिखने के लिए आएगा, तो उसमें आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका अलग से प्रश्न बनेंगे वो बनेंगे संदर्भ ग्रंथ सूची से आप क्या समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने किसी टॉपिक पर शोध करने का डिसाइड किया, शोध समस्या मेरा ये है ना, और उसके लिए उस आंकड़ा को संग्रहण के क्रम में हम बहुत सारे सोर्सेज का सहारा लेते हैं। हो सकता है वो सोर्सेज प्राइमरी सोर्सेज भी हो सकता है, सेकेंडरी सोर्सेज भी हो सकता है, डजंट मैटर। लेकिन आपने अपने थीसिस को तैयार करने के लिए जो आंकड़े आप जहाँ से लिए, जिस किताबों का सहारा लिए, जिस मैगजीन का सहारा लिए, जिस वेबसाइट का सहारा लिए, उसके बारे में आप अपने थीसिस के अंत में लिखने का प्रयास करते हैं। उसी को बोला जाता है संदर्भ ग्रंथ सूची, जिसको इंग्लिश में बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। संदर्भ ग्रंथ सूची इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको इस क्रम में प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज, इसके विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज यह जो पेपर है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, और जिसमें प्राइमरी सोर्सेज का भी सहारा लिया जाता है, सेकेंडरी सोर्सेज का भी सहारा लिया जाता है। तो एक ओवरऑल आपके माइंड में एक होना चाहिए कि व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्सेज एंड व्हाट इज़ द सेकेंडरी सोर्सेज। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। इसको आप करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि आपने कलेक्शन ऑफ डाटा तो कर लिया, उसका सैम्पलिंग होता है। सैम्पलिंग, कौन कौन से डाटा किस कैटेगरी में होगा, ताकि आपको यदि आप सैम्पलिंग कर देते हैं उसका, तो वहाँ से डाटा को आपको निकालने में आपको सहूलियत होता है। तो व्हाट इज़ द सैम्पलिंग, इसके विषय में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपको जानने की आवश्यकता है, जहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, वो होता है कोड ऑफ इथिक्स। देखिए, शोध आप कर रहे हैं, लेकिन शोध क्या होता है कि मान लीजिए हम कहीं से कट एंड पेस्ट कर दिए, कहीं से वो चोरी कर लिए, शोध का चोरी, और अपने थीसिस में डाल दिए, तो ये एथिक्स नहीं हुआ। एथिकली रूप से नैतिक होना चाहिए कि आप यदि शोध कर रहे हैं, आप ईमानदार रहिए, आप खुद से लिखिए, लिखने का प्रयास कीजिए, उसमें आपका अपना होना चाहिए। आप सोर्सेस का सहारा लीजिए, बट कट एंड पेस्ट मत कर दीजिए, कहीं से चोरी मत कर लीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है शोध के क्षेत्र में, और एज ए रिसर्च स्कॉलर को
शोधार्थी के अंदर नैतिकता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और वो खुद से मेहनत से तथ्यों का उनको संकलन करने का आवश्यकता होती है। यदि आप कहीं से कट एंड पेस्ट करते हैं तो शोध के क्रम में, थीसिस जमा करने के क्रम में एक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्लेजरिज्म। मान लीजिए आपका प्री सबमिशन हो जाता है, देन आपको पेन ड्राइव में अपने थीसिस को दिया जाता है, जमा किया जाता है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, और फिर आपका प्लेजरिज्म का चेक होता है कि आपने जो शोध गंगा वेबसाइट है यूजीसी के द्वारा, उसमें आपके थीसिस को डाला जाता है कि आप कहाँ तक चीटिंग किए। यदि आपका प्लेजरिज्म जो है मोर देन 10 हो जाता है, देन आपको थीसिस जमा करने के लिए रोक दिया जाता है। आपको बताया जाता है कि आपके थीसिस में जो चीटिंग ज़्यादा है, मोर देन 10 है, आप इसमें सुधार कीजिए। उसके बाद ही आपको फिर आप थीसिस जमा करने का आपको मौका मिलता है। तो प्लेजरिज्म क्या है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जानकारी होनी चाहिए। उसमें शोध चोरी को पकड़ने का एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है वो, जिसमें डाला जाता है, और यदि आप कहीं से कट एंड पेस्ट किए हैं तो वो प्लेजरिज्म आपका ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको रोक दिया जाएगा। फिर आप सुधार कीजिए अपने थीसिस में, प्लेजरिज्म जो ज़्यादा है उसको कम करना पड़ेगा, और फिर आपको जमा करने का मौका मिलेगा। तो ये सब शब्दावली आपको आएगा एग्ज़ाम में, इसलिए हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही तैयारी कर चुके हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए बढ़िया से, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी कुछ बच गए हैं इसमें, उस पर हम आपको प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड नाइट, थैंक यू।